जी। नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चर्चा गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की। दिल्ली के साथ सटा हुआ गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा पर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले हापुड़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था और 2009 में गाजियाबाद नया लोकसभा क्षेत्र बना। 2009 में राजनाथ सिंह जी यहाँ से पहले सांसद बने और 2014 और 2019 में दो बार जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद के लोगों ने अपना सांसद चुना। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। 29 लाख वोटर हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद भी आती है। मैं जानकारी दे दूं कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में लौनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना ये लोकसभा विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें धौलाना हापुड़ जिले का हिस्सा है, बाकी गाजियाबाद जिले का हिस्सा है। इससे पहले अपने दर्शकों को मैं ये बताऊं कि लोकसभा क्षेत्र का जो पूरा हिस्सा है उसमें 2009 से पहले गाजियाबाद हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में आता था और 1957 में कृष्णचंद्र शर्मा यहाँ के पहले एमपी बने। 1962 में कमला चौधरी, 1967 में प्रकाशवीर शास्त्री, 1971 में बीपी मौर्य, 1977 में कुंवर महमूद अली खान, 1980 में अनवर अहमद, 1984 में केदारनाथ सिंह, 1989 में केसी त्यागी और 1991, 1996, 1998 और 1999 में प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर। 2004 में सुरेंद्र प्रकाश गोयल सांसद बने। उसके बाद गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र बनी और उस लोकसभा क्षेत्र में जो अब व्यवस्था शुरू हुई है उसके तहत हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के दावेदार कैप्टन विकास गुप्ता जी, जो 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और कैप्टन विकास गुप्ता जी कारगिल युद्ध के सैनिक रहे हैं और वो साथ में एक कमांडो भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका नाता पिछले एक दशक से भी ज्यादा है और जो इस समय गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में काफी प्रबल दावेदारों में से हैं। आज के समय देने पर मैं कैप्टन विकास गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार, नमस्कार आदरणीय विनोद जी, नमस्कार। कैप्टन विकास साहब, ये बताइए कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र को आपने दावेदारी के लिए चुना है 2024 के लिए। तो इससे पहले आप ये बताएं कि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके हिसाब से किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई हैं, क्योंकि 2009 से लगातार ये बीजेपी के पास रहा है और यहाँ पर अच्छे, क्योंकि राजनाथ सिंह जी भी यहाँ पर एमपी रहे हैं। 2014 और 19 में जनरल वीके सिंह जी हैं। उसके बावजूद भी कुछ समस्याएं ऐसी लोगों, क्योंकि आपने फीडबैक में लिया होगा, जिनके ऊपर आपका फोकस रहेगा। जी देखिए विनोद जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें सबसे बड़ी लोकसभा है। जी और गाजियाबाद में लगभग 29.5 लाख वोटर हैं। जी और शायद देश की सबसे बड़ी विधानसभा भी इस गाजियाबाद लोकसभा में आती है। और गाजियाबाद लोकसभा 2 जिलों में फैली हुई है। जी जी। और जिसमें से 4 विधानसभाएं तो गाजियाबाद जिले में आती हैं और हम्म। एक विधानसभा का लगभग 2/3 विधानसभा जिला हापुड़ में आती है। और जी जी। एक देखा जाए तो एक बहुत घनी सघन आबादी का ये क्षेत्र रहा है, क्योंकि लगभग 3/4 आबादी गाजियाबाद महानगर में रहती है। और हम्म विनोद जी, जैसा आपको पता है कि गाजियाबाद महानगर की जो अन्य महानगरों की समस्याएं हैं वो गाजियाबाद महानगर में भी हैं। हम्म सबसे बड़ी समस्या गाजियाबाद में नगर निगम क्षेत्र जरूर बना हुआ है। लोग नगर निगम क्षेत्र में रह रहे हैं काफी संख्या में, लेकिन वहां पर वेस्ट डिस्पोजल का कहीं भी कोई भी निराकरण नहीं है। लोगों हम्म ने डंप यार्ड प्रशासन की तरफ से बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने विरोध किया।
विनोद जी, क्या होता है कि जब आबादी बढ़ती चली जाती है तो उसी हिसाब से कचरा भी, गंदगी भी, गीला कचरा, हम्म सूखा कचरा, ई वेस्ट भी बहुत सारा निकलता रहता है। गाजियाबाद हम्म में निकासी का कोई साधन अभी तक नहीं बन पाया है। लोग रहना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों से अपेक्षित सहयोग प्रशासन को और नगर निगम को नहीं मिल पाया। हम्म दूसरी गाजियाबाद की सबसे बड़ी समस्या है कि वहां हम्म स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। हम्म आपने देखा होगा कि ट्रांस हिंडन जिसमें साहिबाबाद हम्म विधानसभा आती है, वहां कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है। एक हम्म पुराना गाजियाबाद जिले का, जब बहुत बड़ा गाजियाबाद जिला हुआ करता था, तो हम्म वहां पर एक अस्पताल हुआ करता था। उसी अस्पताल से ही सारी चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध लोगों को करवाई जा रही हैं। तो हम्म ट्रांस हिंडन जैसे जगह में भी कोई अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी बहुत बड़ा अभाव है। हम्म तीसरी, कनेक्टिविटी। हम्म गाजियाबाद एनसीआर का सबसे बड़ा नगर है, महानगर है। हम्म गाजियाबाद की दिल्ली से तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन बराबर में ही एक नोएडा महानगर, एक बढ़ती आबादी का एक एक नगर है। वहां से गाजियाबाद की कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। ना तो मेट्रो रेल की कोई कनेक्टिविटी गाजियाबाद से डायरेक्ट है, और ना ही रैपिड रेल उसकी हम्म कनेक्टिविटी गाजियाबाद से है। ये हम्म तीसरी दूसरी समस्या है। तीसरी हम्म समस्या विनोद जी है, वो लोनी क्षेत्र है। लोनी क्षेत्र हम्म दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। हम्म विधानसभा है, बहुत बड़ी विधानसभा है, नगर पालिका है। हम्म लोनी में जल निकासी की जब बरसात होती है, छोटी सी जरा सी बरसात में भी जो लोनी में घुटनों घुटनों तक पानी जम जाता है और लोनी से लगभग निकलना नामुमकिन हो जाता है। हम्म तो देखा जाए तो लोनी क्षेत्र में जल निकासी की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम्म एक गाजियाबाद में जो धौलाना विधानसभा है, धौलाना जी विधानसभा हम्म देखा जाए तो एक रूरल इलाका है, एक ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। तो ग्रामीण क्षेत्र से लगे हुए जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे कि वहां पर इंडस्ट्रीज तो बहुत लग रही हैं, लेकिन लोगों को हम्म रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम्म वहां पर छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट से भी वहां के लोकल लोगों का बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। तो ये हम्म समस्या है गाजियाबाद की, वहां के दौलाना क्षेत्र की है। और हम्म अन्य समस्याओं में अगर मैं गाजियाबाद का देखा जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रैपिड रेल और हम्म मेट्रो के हिसाब से तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम्म पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रोड ट्रांसपोर्ट है, उसका हम्म भी मैंने महसूस किया है कि गाजियाबाद में अभाव है। हम्म। तो आपकी नजर में इनका समाधान कैसे होगा, और अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरीके से आप इसको समाधान को, मतलब क्योंकि विधानसभा वार आपने गिनाया है हमें, और विधानसभा के हिसाब हम्म। से अगर देखा जाए तो वो पब्लिक से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा जी। लगता है कि जहाँ समन्वय की कमी है, जो अधिकारी हैं वो गंभीरता से उन्होंने नहीं लिया होगा। तो आपकी नज़र में कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए? देखिए देखिए, नोएडा से कनेक्टिविटी का गाजियाबाद का डीपीआर तैयार है। सेक्टर 62 के पास जहां पर नोएडा की मेट्रो लाइन खत्म होती है, वहां से आगे गाजियाबाद में थोड़ी ही दूर वैशाली मेट्रो स्टेशन है, या वसुंधरा तक एक कनेक्टिविटी छोटा सा 3 या 4 किलोमीटर का पैच बनाने के लिए शायद डीपीआर तैयार हो गया है, जी शासन में चला गया है। उसकी फाइनेंशियल स्वीकृति मिलने की देर है। और जैसे ही फाइनेंशियल स्वीकृति मिल जाएगी, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम्म रैपिड ये गाजियाबाद में मेट्रो कनेक्टिविटी हो जाएगी। एक बात और है, जेवर में पास में ही लगता हुआ जिला गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। तो हम्म मैं समझता हूं कि दिल्ली के मुकाबले गाजियाबाद और गाजियाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट का बहुत बड़ा इस्तेमाल करेंगे। हम्म तो मैं प्रयास करूंगा विनोद जी, कि गाजियाबाद के लोगों का जेवर से सीधी कनेक्टिविटी जेवर एयरपोर्ट से हो जाए, जिससे कि लोगों का विदेश में यात्रा का सुगम, या डोमेस्टिक ट्रैवल भी सुगमता से हो जाए। बहुत हम्म ज्यादा उनको पूरा दिल्ली क्रॉस करते हुए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर न जाना पड़े। एक वो कनेक्टिविटी का प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा। तीसरा, लोनी में जो पुराना जो दिल्ली सहारनपुर रोड जो पुराना लोनी से होकर गुजरता है, जी जी वहां पर रोड नहीं बना है। और हम्म थोड़ा सा कुछ प्रशासनिक विफलता भी मैं उसमें दृष्टि से कहूंगा, और कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। वो हम्म रोड बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोनी में भी बहुत बड़ी विधानसभा है और दिल्ली से सटा हुआ घनी आबादी का इलाका है। ये आपने देखा होगा, भजनपुरा और हाँ त्रिलोकपुरी वगैरह जितना भी इलाका है, वो सारा सरिता विहार जो उधर का इलाका है, वहां का सारा बिल्कुल दिल्ली से लगा, गोकुलपुरी वगैरह दिल्ली से लगा हुआ लोनी क्षेत्र है। तो हम्म वहां पर अगर वो रोड, मैं प्रयास करूंगा कि शासन से तुरंत स्वीकृत हो, और पूरा रोड, वैसे तो एक्सप्रेस वे देहरादून का बनके तैयार बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसा गडकरी जी ने कहा है कि 2025 तक तैयार हो जाएगा, तो थोड़ा प्रेशर कम होगा। लेकिन लूनी नगर के अंदर से जाते हुए भी रास्ता बनना बहुत जरूरी है। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये होगी कि रोनी से निकलते हुए रोड, वो सबसे जल्दी वो बन जाए। और हम्म तीसरी चीज, एक सरकारी अस्पताल। विनोद जी, हम्म लगभग गाजियाबाद की 2/3 आबादी ट्रांस हिंडन में रहती है, जो वैशाली है, वसुंधरा है, हम्म कौशाम्बी है, हम्म यहाँ पर इंदिरापुरम है। यहाँ हम्म पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। मेरा प्रयास है कि हॉस्पिटल भी जल्दी से जल्दी आ जाए, जिससे कि लोगों को एक सुलभ, सस्ती
चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध ट्रांस इंडियन के लोगों को मिल जाए, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा। अच्छा, 2014 से और 2024 10 साल का केंद्र में भाजपा की सरकार रही है, और 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो आप गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले, अगर मोदी सरकार के हिसाब से देखा जाए 10 साल, और अगर योगी सरकार के हिसाब से देखा जाए तो 7 साल में क्या बदलाव देख रहे हैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र? देखिए, गाजियाबाद तो बिल्कुल, आप कभी, जैसे तो आप पड़ोसी वाले जिले में रहते हैं विनोद जी, जी। तो गाजियाबाद में आप जाके देखेंगे तो पूरा बदलाव आया है। हम्म। रैपिड रेल का भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही में उद्घाटन हम्म। किया है, और रैपिड रेल का सीधा कनेक्टिविटी मेरठ से हो जाएगी, उसका हम्म। दोहाई तक में रैपिड रेल मेट्रो चलने लगी है। दूसरा हम्म। डीपीआर, मैं जैसा मैं आपसे बता रहा था कि डीपीआर भी स्वीकृत हो गई है, और हम्म। डीपीआर जैसे ही स्वीकृत हो जाएगी तो हम्म। गाजियाबाद के लोगों को नोएडा और नोएडा से और आगे की कनेक्टिविटी, हम्म। ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी, या सरता विहार वाले दिल्ली की कनेक्टिविटी, या एयरपोर्ट जाने के लिए जो T1 टर्मिनल जाने की कनेक्टिविटी बहुत सुलभ हम्म। लोगों को हो जाएगी। हम्म। लोगों को बार बार मेट्रो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यहाँ से गाजियाबाद से लोग सीधा एयरपोर्ट जाया करेंगे। हम्म। तीसरा, आपने देखा होगा कि 14 लेन का एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो बना है, वो जनरल हम्म। वीके सिंह जी जब सांसद थे उसी समय नितिन गडकरी जी ने, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, और आज वो चल गया है। तो गाजियाबाद में जो, गाजियाबाद और नोएडा को बीच में करने वाली जो रोड थी, NH9 जिसे कहते हैं विनोद जी, हम्म। वहां पर बहुत लंबा जाम लगता था, हम्म। किलोमीटर किलोमीटर का लंबा जाम लगता था। आज आप देखिए वहां पर 14 लेन्स की कनेक्टिविटी है, लगभग जाम सुबह हम्म। शाम हो सकता है, ऑफिस आवर्स में थोड़ा बहुत जाम लगता हो तो लगता हो, लेकिन अब वहां बिल्कुल सुलभ, पूरा गाजियाबाद से लेके मेरठ और हम्म। गाजियाबाद से लेके हम्म। हापुड़ तक का सीमलेस कनेक्टिविटी दिल्ली से हो गई है। तीसरा, हम्म। और मैंने महसूस किया है कि गाजियाबाद में अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, रोड्स बहुत हम्म। अच्छे बने हैं, हम्म। रोड बहुत चौड़ी है। दूसरा, हम्म। ग्रीनरी बहुत अच्छी गाजियाबाद में मैंने इधर महसूस हम्म। किया है कि गाजियाबाद में ग्रीनरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हम्म। किया है। हम्म। इसमें लोगों की जागरूकता और लोगों के सहयोग से बड़ा अच्छा काम हुआ है। और हम्म। मैंने भी महसूस किया कि थोड़ा ट्रैफिक भी रेगुलेट हुआ है इधर गाजियाबाद में, चूंकि कमिश्नरेट सिस्टम सबसे पहले विनोद जी हम्म। गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में कमिश्नरेट आई थी, फिर उसके बाद हम्म। धीमे 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 जब ये हम्म। कमिश्नरेट सिस्टम, गौतम बुद्ध नगर का लखनऊ में ये प्रयोग जब सफल हुआ, हम्म। तो हम्म। गाजियाबाद में भी कमिश्नरेट सिस्टम हम्म। लागू हुआ। और मैं आपको विनोद जी बता दूं कि अब की हम्म। जो कांवड़ का सीजन होता है, तो गाजियाबाद में 3-4 दिन जब हम्म। जल चढ़ाने जाते हैं, तो हाँ आपने हाँ, देखा होगा गाजियाबाद से निकलना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब की बार आपने देखा होगा विनोद जी कि हम्म। गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा, कमिश्नरेट गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा इतना अच्छा, और इतना हम्म। अच्छा और हम्म। सुचारू इंतजाम कांवड़ियों के हम्म। लिए किया गया था कि कहीं भी जरा सा भी ट्रैफिक में कोई व्यवधान नहीं हुआ, किसी को हम्म। गाजियाबाद से होकर गुजर के कहीं भी जाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सारा हम्म। मैंने देखा है कि गाजियाबाद में इम्प्रूवमेंट हमारी आंखों के सामने हुआ है, इन सब चीजों हम्म। का। अच्छा, गाजियाबाद ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहा है। तो गाजियाबाद में जो ऐतिहासिक स्थल हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी ऐतिहासिक स्थलों के को धरोहर के रूप में बाकायदा विकसित कर रही है, और उन्होंने धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो उनको भी काफी विकसित किया है। तो उस नज़र से आप देख रहे होंगे कि गाजियाबाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम विकसित कर सकते हैं और उनको विकास की दृष्टि से देख सकते हैं। जी देखिए, क्या है कि गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, और गाजियाबाद में एक दौलाना विधानसभा में डासना देवी का मंदिर है, वो पुराना पांडवों के काल का ऐतिहासिक मंदिर है, उसको भी विकसित करने की बात चल रही है, उसको डेवलपमेंट करने की बात चल रही है, उसके इर्द गिर्द सौंदर्यीकरण करने की बात चल रही है। काफी लोग, बहुत दूर दूर से लोग डासना देवी जी के मंदिर में देवी की पूजा करने आते हैं। दूसरा, हम्म। गाजियाबाद के आसपास एग्री टूरिज्म का एक बहुत अच्छा स्कोप हो गया है हम्म। विनोद जी। हम्म। एग्री टूरिज्म आज एक नया कंसेप्ट है। मैं तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष हूं, तो मैं काफी हम्म। किसानों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। गाजियाबाद में देखिए, तो दो तीन चीजें, एक तो गंग नहर निकलती है गाजियाबाद के बीच में से। जी 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 जी। दूसरा, गाजियाबाद में रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मेरठ एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा हम्म। है। तो काफी सारे जो प्रगतिशील किसान हैं, उन्होंने हम्म। एग्री टूरिज्म के बहुत अच्छे अच्छे नाइट स्टे या डेस्टिनेशन वेडिंग, या दिन में कोई एजुकेशनल कोई टूर, कोई विद्यालय का टूर अगर कोई करना चाहता है तो वहां पर वो जा सकता है। तो ये सारी चीजों का बड़ा अच्छा गाजियाबाद में स्कोप है। दूसरा, हम्म। गाजियाबाद में केंद्रीय सरकार के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, जहाँ आल हम्म। सेंटर है, वहां आपने देखा होगा सीबीआई की भी एकेडमी है, CSF का एक बहुत बड़ा सेंटर है गाजियाबाद में, और भी अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, एकेडमीज हैं, काफी सारा है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है एक, अगर आप देखेंगे विनोद जी, हम्म। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, वहां भी काफी अच्छा उसके इर्द गिर्द सौंदर्यीकरण है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी डिग्निटरी आता है
तो सादा उनके एयरक्राफ्ट वगैरह भी सब वहीं हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे हैं। उसकी दृष्टि से हिंडन एयरपोर्ट को भी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एयर कनेक्टिविटी भी ज्यादा अच्छी बने। तो उस इस दृष्टि से देखा जाए विनोद जी, तो गाजियाबाद एक बहुत अच्छा प्रगतिशील और फ्यूचरिस्टिक और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला डिस्ट्रिक्ट बन के गाजियाबाद बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा हम्म। अच्छा, जैसे आपके क्षेत्र में धौलाना आता है, धौलाना भी ऐतिहासिक दृष्टि से क्रांतिकारियों के है। लिए एक सेंटर रहा है। तो जी जी आपने जब जी। गए होंगे, आपके सामने ये मुद्दा भी उठा होगा कि भाई वहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ ऐसा स्मारक विकसित किया जाए ताकि आजादी की धरोहर को आने वाली जनरेशन भी देख सके। तो आपने वहाँ जी देखा होगा। तो उस मुद्दे जी पर भी जी। आपकी कभी लोगों से इंटरेक्शन हुआ है? देखिए, मैं धौलाना विधानसभा का विनोद जी करीब 2 साल प्रभारी रहा। ये 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया था, तो उस समय धौलाना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और उससे हम्म। पहले भी कभी भी, जब से नई धौलाना विधानसभा बनी है, लगातार हम्म। 2007 में भी, 2000 उससे पहले 12 में भी और 2017 में भी लगातार हारती रही। तो मुझे हारी हुई विधानसभा के रूप में मुझे धौलाना विधानसभा दी गई थी, और मैंने धौलाना विधानसभा में लगभग 107 या 109 गांव है विनोद जी, और लगभग 90 गांवों का मैंने, जब मैं वहां का प्रभारी था, मैंने वहां पर सब मैंने दौरा किया। तो वहीं पर मैंने देखा कि धौलाना में एक बहुत पुराना पुलिस स्टेशन है, जहां हम्म। पर जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो वहां पर अंग्रेजों ने वहां पर गोली चलाई थी, और वहां पर लोगों ने घेरा था थाने को, तो वहां गोली चली थी, और काफी सारे जो प्रथम क्रांति थी उसके शहीद वहां पर हुए थे। तो वहां पर हम्म। एक मैंने देखा कि बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में वो हम्म। बना हुआ है, बिल्कुल नगर के अंदर उसका जाने तक का भी रास्ता नहीं है। तो उसको भी एक डेवलप करने का मेरे दिमाग में आया था, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा, चूंकि मैं राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय था, व्यस्तता थी, तो नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित रूप से हम्म। आगे मैं इस विषय पर जरूर ध्यान दूंगा, और उसको एक ऐतिहासिक और हम्म। क्रांतिकारी टूरिस्ट स्पॉट, जिससे कि लोग वहां जाकर अपनी हम्म। प्रेरणा लें, ऐसा करने का विनोद जी मेरा हम्म। प्रयास रहेगा। हम्म। नहीं, अच्छी बात है। दूसरी बात, अब ये कहेंगे हम, केंद्र सरकार की नीतियां, वो कौन सी नीति हैं जिनकी वजह से जनता बीजेपी के साथ कनेक्ट हुई है? और बहुत सारे, जैसे दीनदयाल की एक सपना था कि जो लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। तो आपने अपने अध्ययन के दौरान या लोगों से संपर्क के दौरान ये महसूस किया होगा, और कुछ ऐसे क्षण भी आए होंगे जब आप भी भावुक हुए होंगे, और जो लोग आपके सामने वो लाभ मिलने के बाद भावुक हुए। जी। देखिए, क्या है कि गाजियाबाद में लगभग बढ़ती आबादी, मिक्स आबादी है, और लगभग लगभग 90% लोग पिछले, विनोद जी, पिछले लगभग 2.5 दशकों में गाजियाबाद में आए हैं। हम्म। गाजियाबाद में लगा हुआ नोएडा और गाजियाबाद के बीच में एक खोड़ा भी है वहां पर। मैंने हम्म। देखा है कि खोड़ा क्या, आज से 10 साल पहले विनोद जी आपने देखा हुआ, अगर आप कभी गए होंगे एज ए जी पत्रकार, जी आप जी। तो पुराने बहुत लंबे समय से बिल्कुल पत्रकार, बिल्कुल। क्या स्थिति खोड़ा की हुआ करती थी, और आपने देखा कि पिछले 5 वर्षों में हम्म। कितना अच्छा खोड़ा का विकास हुआ है। खोड़ा में सड़कें बनी हैं, लगभग हम्म। 350 करोड़ का पैकेज खोड़ा को दिया गया। खोड़ा को एक हम्म। अलग नगर पालिका बनाई गई, खोड़ा में एक अलग नगर पालिका का अध्यक्ष है, वहां पर चुना हुआ प्रतिनिधि है। खोड़ा हम्म। में लगभग जल निकासी की समस्या है, वो पूरा प्रॉपर की गई। खोड़ा में बिजली की समस्या थी, बिजली में सारी स्ट्रीट लाइट्स वहां दी गई। खोड़ा हम्म। में कनेक्टिविटी थी, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा के बीच में एक हम्म। सैंडविच किया हुआ एक छोटा सा एनक्लेव जिसे कहते हैं, थोड़ा सा एनक्लेव, हम्म। 2 बाई 2 किलोमीटर में विनोद जी लगभग 10 लाख की आबादी रहती है। दस हम्म। लाख की आबादी तक सड़क बनाना, 10 लाख की आबादी के बीच में जल की निकासी करना, पेयजल देना, और हम्म। स्कूलों की शिक्षा देना। वहां पर एक प्राइमरी पाठशाला भी है विनोद जी, जो हम्म। सेक्टर 58 से, अगर आप जब अंदर पीछे खोड़ा में अंदर जाएंगे, तो वहां पर एक प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय भी है। ये हम्म। सारी चीजें मैंने महसूस किया है कि मोदी जी के जब से शासन आया है, योगी जी का शासन आया है, तो हम्म। प्राथमिकता के आधार पर गाजियाबाद में विकास किया गया है। हम्म। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आप गाजियाबाद लोकसभा सीट से जो दावेदारी कर रहे हैं, उसमें दावेदारी किस आधार पर कर रहे हैं? क्या जातीय समीकरण है? क्योंकि जो मैंने देखा 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस के थे बंसल जी, सुरेश बंसल जी, और दूसरे नंबर पर रहे थे। क्या ये आधार है, या विकास ही एक आधार है? नहीं नहीं, सारे आधार होते हैं। देखिए, जी। जाति आज के समय की एक बड़ी, एक महत्वपूर्ण विषय रहता है राजनीतिज्ञों के बीच में। तो जाति तो है ही है, जाति तो हम्म। वहां पर सांसद वैश्य रहे हैं। हाँ। पिछली बार भी सुरेश बंसल जी दूसरे स्थान पर रहे थे, और काफी हाँ। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके हम्म। बावजूद भी लगभग बहुत सारा वोट उनको मिल गया था।
उससे पहले सुरेंद्र गोयल जी भी दो वर्ष 2004 से लेकर और 2009 तक वो सांसद रहे। और जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जब राजनाथ सिंह जी ने गाजियाबाद में जब जीते थे वो 91,000 वोटों से, तो उनके सामने भी सेकंड स्थान पर वहां पर सुरेंद्र गोयल जी रहे। हाँ। अभी भी वहां पर विधायक विधायक मेयर, एमएलसी, राज्यसभा के सदस्य भी वैश्य हैं, क्योंकि हम्म। वैश्य वैश्य लोग गाजियाबाद को अपने आप से बहुत क्लोजली कनेक्ट पाते हैं, और वैश्य हम्म। चाहते हैं कि वहां से हम्म। वैश्यों के बीच में मैं जाता रहता हूँ, व्यापारियों के बीच में जाता रहता हूँ, तो हम्म। उसमें भी एक 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 लोगों में उम्मीद है, एक आशा है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी वैश्यों की हम्म। तरफ से बनाया हम्म। जाना चाहिए, ऐसा जनता की तरफ से और व्यापारिक संगठनों की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से मांग हो रही है। हम्म। दूसरा एक ये है कि मैं गाजियाबाद में, विनोद जी, लगभग 43 वर्षों से मैं हूँ, और मेरे हम्म। पिताजी 1981 में गाजियाबाद में आए थे, और 2003 में गाजियाबाद नगर निगम से ही रिटायर हुए। तो मेरा माता जी, पिताजी सब साहिबाबाद में रहते हैं, और हम्म। मेरा ऑफिस भी वैशाली में है। और मेरा हम्म। निरंतरता, जब से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में, वैसे मेरा 10 साल का नहीं राजनीतिक, मेरा हम्म। जो, मैं 17 साल पूर्व, आज से 2007 में मैंने राजनीति में प्रवेश किया, तब से लगातार मेरी गाजियाबाद क्षेत्र में मेरी सक्रियता, विनोद जी, रहती है। लोगों से आना जाना, शासन प्रशासन के जितने कार्यक्रम हैं, या अभी विकसित भारत के कार्यक्रम थे सरकारी, वो उसमें मेरी सहभागिता रही। दूसरा, हम्म। संगठन की तरफ से जितने भी कार्य मुझे दिए जाते रहे, जिसमें मुझे, हम्म। आपको बता दूं विनोद जी, मैं दौलाना विधानसभा का गाजियाबाद में हम्म। प्रभारी हम्म। था। और जब अभी 2022 में, जब साहिबाबाद विधानसभा की मैं संचालन समिति का मैं संयोजक भी था, विनोद जी, और हम्म। मेरे रहते हुए, संचालन समिति के संयोजक रहते हुए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली साहिबाबाद विधानसभा बनी थी। तो मेरा हम्म। कनेक्टिविटी बहुत ही निकट, और लोगों से बड़ी आत्मीयता का मेरा गाजियाबाद के लोगों से जुड़ाव है। हम्म। आपका, जैसा कि मैंने शुरू में ही चर्चा में कहा था कि आप कारगिल में सैनिक के रूप में थे, तो हमारे जी दर्शकों को अपना वो अनुभव बताइए कि कैसे आप जब सेना में थे, जी तो उस दौर का, क्योंकि जी लोगों के दिलो दिमाग से कारगिल युद्ध कभी जाता नहीं, और जी कारगिल जी युद्ध जी के दौरान जो लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई, उस समय जी। लोगों ने महसूस किया, जब लोग, ज्यादातर लोग जब शहीद हुए उनके गृह जिलों में आए, हम्म, लेकिन चूंकि आप मोर्चे पर थे, उस समय के वहाँ के जो जी जी। वातावरण रहा होगा, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए जरूर। देखिए, कारगिल युद्ध में बिल्कुल सेना में नया नया मेरी पोस्टिंग हुई थी, लगभग मैं 2-3 वर्ष की मेरी, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो मेरी लगभग 2 या 3 वर्ष की मेरी सेना में मेरी नौकरी हो गई थी, और हम्म। बिल्कुल नया नया जोश था। और उसी समय 1999 में हम्म। पाकिस्तान के की तरफ से वहां पर इंट्रूडर हो गया था कारगिल में। और हम्म। एकदम चारों तरफ हम लोग बिल्कुल भौचक्का रह गए थे। हम लोगों ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि हम्म। बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, और वो आके, एक आपस में सहमति थी हमारी और पाकिस्तान सेना के बीच में कि बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ हम्म। पिघल जाएगी तो लोग पीछे, बर्फ आएगी तो पीछे चले जाएंगे, जैसी बर्फ पिघल जाएगी तो लोग एडवांस हो जाएंगे। हम्म। लेकिन बर्फ उस साल जल्दी पिघल गई, तो हम लोग सोचते थे मई में बर्फ पिघलेगी, लेकिन वो उस साल हम्म। गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से अप्रैल में ही पिघल गई। वो आके पहले आके हम लोगों की पोजीशन पे आके बैठ गए, तो हम सब लोग हम्म। भौचक्का रह गए। हम्म। और चूंकि सेना को बहुत ज्यादा पूरी तैयारी नहीं थी, और थोड़ी दिनों पहले ही वाजपेयी जी ने लाहौर बस यात्रा की थी, तो हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस टाइप का पाकिस्तान की तरफ से इस टाइप का सरप्राइज मिल जाएगा। लेकिन हम्म। विनोद जी, मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ा गर्व है कि कारगिल की लड़ाई में सबसे पहला जो शहीद हुए थे वो मेजर एम सर्बानंद थे, 10 बिहार रेजिमेंट के। हम्म। 28 मई 1999 को वो मेरे ही बटालियन के थे। मैं जहाँ एकेडमी में ओटीए मद्रास से पास आउट हुआ, तो कोहिमा कंपनी के थे, उसी कंपनी के वो हम्म। 6 महीने पुराने वो सीनियर थे। मैंने उनके हम्म। साथ उसमें काम किया। और उसके बाद जो दूसरे थे, सौरभ थे, जो 14 जून को थे, वो भी मेरे जूनियर थे। मेजर अमोल कालिया, कैप्टन जिंटू गगोई, ये सभी लोग मेरे कोर्समेट थे, या मेरे साथ ही एकेडमी में पास आउट हुए थे, लगभग मेरे ही हम्म। उम्र के थे। हम्म। तो बड़ा मैंने नजदीक से उनको युद्ध को देखा। और एक चीज और बता दूं, मेरी उस समय, विनोद जी, पोस्टिंग दिल्ली कैंट में थी। मैं अच्छा। टू 201 बॉम्ब डिस्पोजल कंपनी में था। तो मेरी हम्म। जिम्मेवारी, विनोद जी, दी गई थी जो सेना मुख्यालय की तरफ से, कि जितनी भी डेड बॉडीज आती थी उनको पालम टेक्निकल एरिया से सीधा दिल्ली कैंट तक ले जाना, और वहां से उनके जो भी उनके परिवार के लोगों को डेड बॉडी उनको देना। तो मुझे तो बड़ा ही, मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण हुआ करता था, विनोद जी। हम्म। डेली 9-10 डेड बॉडी सीधी कारगिल से और हम्म। लेह से आया करती थी, और मैं पालम टेक्निकल एरिया में सेना के ट्रकों में उनकी जो भी पार्थिव शरीर था उसको लेके आता था दिल्ली कैंट ओ। में। और दिल्ली कैंट से उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके माँ बाप को, इनको सबको मैं दिया करता था। तो मेरा तो बड़ा
जो उस समय का जज्बा था, मैं आपको बताऊं, एक मेजर साहब थे जो दिल्ली के जो शहीद हुए थे, हम्म तो उनको लेने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 2 लाख लोग बरार स्क्वायर पर उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए आए थे। तो जो जज्बा था उस समय 99 का, वो ऐसा था विनोद जी, जो कभी भी हम लोग नहीं सोच सकते। तो बड़ा देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा था। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी ही उस समय की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने तुरंत निर्णय लिया, तुरंत बात करी और तुरंत ही सेना को भेजने का निर्णय लिया। और तुरंत ही लगभग 15 दिन में हमारे भारतीय सैनिकों ने, शहादत जरूर हुई 527 लोगों की विनोद जी, लेकिन 527 लोगों की शहादत के साथ अंतोगत्वा 26 जुलाई को लॉन्च हम लोगों ने किया था, 14 जुलाई के आसपास। और टाइगर हिल जब हम लोगों ने 26 जुलाई को जीती, 25 और 26 जुलाई की रात को, तो उस रात को हम लोगों ने कारगिल, उस दिन हम लोगों ने वापस अपनी जो जमीन थी वो दुश्मन देश को खदेड़ कर हम लोगों ने अपनी पाई। एक बात हम्म और, लोग कारगिल के बारे में आप भी बात करते हैं, हम लोग भी बात करते हैं विनोद जी। एक हम्म विषय जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कारगिल युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध हुआ पाकिस्तान के हम्म साथ, कि उसमें हम्म पाकिस्तान की न सिर्फ निर्णायक हार हुई, हम्म बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भी विनोद जी, पाकिस्तान को आतंकवादी देश लोगों ने मान लिया है कि यह आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है। तीसरा, पाकिस्तान को जो अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट मिलता था, हम्म कारगिल युद्ध के बाद से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति, अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट मिलना बिल्कुल बंद हो गया। और चौथी हम्म बात विनोद जी, 1999 की कारगिल की लड़ाई के बाद से आज तक पाकिस्तान सीधी लड़ाई करने का दुस्साहस आज तक 2.5 दशकों में नहीं कर पाया है। ये हम्म एक कारगिल युद्ध का हम्म। की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मुझे गर्व है कि मैं भी उस समय के युद्ध का, उस समय भारतीय सेना में था, मैं उसका साक्षी था। आपने उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। इस दौरान का अनुभव क्या जी। रहा कि इस दौरान जो अपने कृषि क्षेत्र में बदलाव किए, और कुछ बहुत सारे ऐसे किसान भी आपको मिले होंगे जिन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया, जो हमारे उत्तर प्रदेश की शान और देश की शान। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे आज लगभग 5 वर्ष हो गए हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बने हुए विनोद जी। जी मैं पिछली सरकार में भी लगभग 3 वर्षों तक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष था। जी जी और अभी भी जब से सरकार बनी है 2022 में, तब से भी मैं लगातार, मुझे इसका दायित्व दिया गया है। जी जी और जी। उत्तर प्रदेश विनोद जी कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा देश का राज्य है। हम्म और लगभग 12% यहाँ पर भूमि है, लेकिन 20% खाद्यान्न हम लोग उत्तर प्रदेश में पैदा करते हैं। हम हम्म लोग गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं, चावल के हम्म दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे ज्यादा गन्ना हम लोग पैदा करते हैं विनोद जी। सबसे हम्म ज्यादा दूध का उत्पादन हम लोग करते हैं, सबसे ज्यादा आम, सब्जियां, फल हम्म भी देखा जाए तो फल भी लगभग लगभग, सब्जियां और फल भी लगभग हम प्रथम या द्वितीय स्थान पर हमेशा से रहते हैं। सबसे ज्यादा आंवला पैदा करते हैं, और भी बहुत सारी फसलें हैं, हम प्रथम या द्वितीय स्थान पर हमेशा से रहते हैं। और अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का इतना मेहनत करता है विनोद जी, हम्म कि जब भी केंद्रीय खाद्यान्न में भंडार में जब भरने का समय आता है, तो उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी राज्य की तरह रहता है। जब से हम्म मैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बना हूँ, हम्म मूलतः उत्तर प्रदेश में 4 तरीके की फसलें ज्यादा पैदा की जाती थी किसान की: गेहूं, चावल, गन्ना और आलू। हम्म गेहूं और चावल मुख्य फसल है, गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश की फसल है, और हम्म आलू जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश की फसल है। यही हम्म लोग करते थे। तो उस वजह से क्या होता था कि किसान बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहे थे। तो जब से हम्म मैं बना हूं, तब से मैंने किसानों में जागरूकता करी, हमारे अनुसंधान परिषद के लोगों ने जागरूकता करी है। उत्तर प्रदेश हम्म में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, हम्म और 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन सब से हम्म हम लोग डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की मॉनिटरिंग का काम भी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के पास है। तो हम खेती को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि किसान फल भी उगाए, फूल भी उगाए, मसाले भी उगाए, या अन्य हम्म जो मौसमी फसलें हैं वो भी उगाए, गेहूं, चावल, गन्ना और आलू, इसे डाइवर्सिफाई करे, जिससे कि हम्म किसानों को उचित मूल्य मिले। इसके लिए हम्म हम लोग प्रयास कर रहे हैं विनोद जी, और मुझे हम्म बड़ी खुशी है कि किसानों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। और हम्म आज उसी की वजह से, हम्म जब से योगी जी की, विनोद जी, सरकार है, प्रति वर्ष कृषि हम्म। विकास दर उत्तर प्रदेश की 9% है। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश की 9% कृषि विकास दर लगातार चलती चली आ रही है। और खेती किसानी में योगी जी हम्म की बड़ी गहरी रुचि रहती है। हमारे सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री है, बड़ा निकट का रहता है। हम लोग हम्म लगभग खेती की, सिंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 88% हम्म सिंचित के सिंचाई को हम लोगों ने पहुंचा दिया है। लगभग पुरानी जितनी भी अधूरी परियोजनाएं थी सिंचाई की, सारी पूरी कर दी गई हैं। हम्म ग्रामीण क्षेत्र को विनोद जी, जब से सरकार बनी है, लगभग 20 घंटे बिजली लगातार मिल रही है। हम्म और किसानों को जो गन्ना गन्ना मूल्य है,
पिछले 7 वर्षों में लगभग लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया गया है। अभी हाल में ही गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया गया है। तो इस हम्म। तरीके से कृषि के क्षेत्र में माननीय मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी के दिशा निर्देशन से और सूर्य प्रताप शाही जी के आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हाँ नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया कृषि अनुसंधान में काफी काम हुए हैं। अब जैसे हम लोग हैं। जी। सुनते आए कि बुंदेलखंड में बहुत बुरी हालत थी किसानों की भी, और पानी नहीं जी। पहुंच पा रहा जी। था वहां पे। तो आपने जी। बहुत जी। सारा, जी। 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 क्योंकि बीजेपी का एक मैंने देखा है एजेंडा में जी। कि वो जो जी। जी। कृषि जी। जी। योग्य भूमि है, जो बंजर है, उसको कृषि योग्य भूमि बनाने का एक प्रयास चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी उस दिशा में हम्म। प्रयास हुए होंगे। बड़ा अच्छा आपने विनोद जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। बुंदेलखंड अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश का पिछड़ा इलाका है। हम्म। पूरे उत्तर प्रदेश की जो लैंड होल्डिंग है, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है, जी परिवार जी बढ़ते चले जा रहे हैं, कृषि जी। योग्य भूमि पर यूनिट पर परिवार कम होती चली जा रही, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 0.6 हेक्टेयर एक परिवार के पास भूमि है विनोद जी। हम्म। लेकिन बुंदेलखंड में यही रेशियो 1.8 हो जाता है, अच्छा। लगभग 3 गुना हो जाता है। तो हम्म। बुंदेलखंड में लैंड काफी ज्यादा है, हम्म। लेकिन चूंकि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से उतना सफल नहीं है, तो हम लोगों ने वहां पर वहां की हम्म। प्राकृतिक दृष्टि को देखते हुए वहां पर हम लोगों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काफी बड़ा काम किया है। हम्म। हमारी वहां पर एक बांदा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चर हम्म। यूनिवर्सिटी में हम लोग वहां पर वहां के खेती के लिए, किसानों के लिए और वहां की ट्रेनिंग के लिए, एक्सटेंशन के लिए, वहां के लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं। पिछला वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेनियम था। हम्म। जो मिलेट्स का ईयर ऑफ मिलेनियम, ईयर ऑफ द मिलेट्स था। तो हम लोगों ने मिलेट्स की खेती यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रूप से हमने बुंदेलखंड में काफी काम किया है। और हम्म। वहाँ के किसानों को हम लोग कह रहे हैं कि आप इसको ज्यादा अच्छा उगाइए। अभी हम्म। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड बन गया था अभी इसी सब हम्म। पिछली सरकार में, योगी जी की। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड की इधर एनसीआर से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है, जिससे कि किसान सीधा मार्केट जो है, हम्म। मार्केट तक किसान अपना सीधा उत्पाद पहुंचाए, उसकी दृष्टि से भी काफी अच्छा काम हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से बुंदेलखंड में बुंदेलखंड विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई है, खेती की दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में बुंदेलखंड का प्रदर्शन अन्य राज्य में, अन्य उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह हो जाए। अब सवाल राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, और बीजेपी को अधिकतर, क्योंकि मेरे ख्याल से 62 के करीब लोकसभा सीट मिली थी 2019 में। अब 2024 में विपक्ष ने बीजेपी के साथ मुकाबला करने के लिए गठबंधन तैयार किया। उस गठबंधन का कहना है कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो क्या आधार हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश को पूरे अगर ओवरऑल देखा जाए, मुद्दे तो हैं ही, और लेकिन आप लोगों की उपलब्धि भी है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई। तो इस तरह के आप कौन से, किस चीज को आप दावे के रूप में कहेंगे कि ये उपलब्धि है 10 साल में उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में? और विपक्ष की देखिए उत्तर गठबंधन को प्रदेश में, कितना नापते हैं? नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन चेंज हुआ है। उत्तर प्रदेश हम्म। में अगर आप पिछले 7 वर्षों में, विशेष रूप से जब से योगी जी की, पहले सपा की सरकार थी तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, जब से योगी जी की हम्म। 2017 में डबल इंजन की सरकार आई, तब से तो आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में देखिए, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर के पास देखिए, आप सड़क और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोडों में उद्योगों का विकास देखिए, जेवर एयरपोर्ट यही एनसीआर में बहुत बड़ा आने वाला है, मेट्रो की हम्म। कनेक्टिविटी देखिए, एयरपोर्ट की हम्म। कनेक्टिविटी देखिए, रिलीजियस हम्म। पर्यटक क्षेत्रों का विकास देखिए, कृषि क्षेत्र का विकास देखिए, औद्योगिक क्षेत्र का विकास देखिए, हम्म। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितनी सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, इनकी तरफ देखिए। हम्म। इन्हीं चीजों का तो परिणाम था कि बावजूद इसके कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था विनोद जी, उसके हम्म। बावजूद भी सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ तो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं होगी। लेकिन 2019 में लोगों ने निर्णायक मतदान दिया और विकास के पक्ष में मतदान दिया। उसकी वजह से ही केंद्र में 303 सीट पाकर पिछली बार से भी ज्यादा, 2014 14 के से भी। मुकाबले भी ज्यादा देखा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। इसी तरीके से योगी जी का भी हम्म। 2017 में हम लोगों ने 3/4 बहुमत किया था, पाया हम्म। था। इसके बावजूद लोगों ने, अनर्गल विपक्षी दलों ने झूठ बोलकर मिथ्या प्रचार भी किया था। उसके बावजूद भी हम हम्म। लोग 2022 में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने 2/3 सीटें उत्तर प्रदेश में पुनः जीती और पुनः सरकार बनाया। हम्म। पिछले 3 दशकों में कभी भी हम लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार बनती हुई नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णायक मतदान दिया है। और अब देखिए, विपक्ष के पास मुद्दाविहीन विपक्ष है, विपक्ष के पास हम्म। नेतृत्व की कमी है, हम्म। विपक्ष के पास तालमेल की कमी है। विपक्ष ने ना ही कोई ऐसा गठबंधन मुझे नजर आ रहा है विपक्ष की तरफ से, ना ही कोई ऐसे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं जो हम्म। भारतीय जनता पार्टी
के सामने टिक पाए। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार एक तरफा 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, 2 मिनट का समय हमारे पास है, 2.5 मिनट का। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के वोटरों के साथ आप क्या वादा करते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए मेरा तो एक ही है कि देखिए मैं जो कहूंगा वो मैं पूरा करूंगा। गाजियाबाद एक बढ़ती आबादी, नई आबादी, ये अब वैसे तो देश नई आबादी का है, लेकिन गाजियाबाद में ज्यादा नई आबादी का है। बहुत ज्यादा युवा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा महिलाएं वहां पर रहती हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था वहां होनी चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी वहां होनी चाहिए, अच्छा वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए। आजकल एयर पोल्यूशन आप देख रहे हैं कि पहले तो साल में 15-20 दिन होता, अब एयर पोल्यूशन जो AQI है वो 400 से ऊपर तो 2-2 3-3 हम्म। महीने रहने लगा है। तो वहां पर हम्म। वेस्ट डिस्पोजल का भी प्रॉपर होना चाहिए। वहां पानी की हम्म। सप्लाई भी थोड़ा सा खोड़ा क्षेत्र में कम है, वहां हम्म। पानी उपलब्ध नहीं है खोड़ा में, तो वहां पानी की उपलब्धता हो। हम्म। रोड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो वहां पर। पर्यटन क्षेत्र का विकास होना चाहिए, वो वहां पर हो। रोजगार पर्यक वहां पर इंडस्ट्रीज भी लगे, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रीज नोएडा या ग्रेटर नोएडा में लग रही हैं, क्योंकि NCR का हम्म। क्षेत्र गाजियाबाद भी है। हम्म। गाजियाबाद की कनेक्टिविटी भी नोएडा की तरह बहुत अच्छी है, वहां भी पेरिफेरल रोड निकलता है, वहां भी रैपिड रेल है, वहां भी मेट्रो है, वहां भी एक्सप्रेस वे है। तो मैं हम्म। चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज का विकास भी गाजियाबाद में हो, नोएडा की तर्ज पर हो, और नोएडा की तरह वहां भी सिटीज बने, स्मार्ट सिटीज बने, स्मार्ट पुलिसिंग हो, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये सब की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन विकास गुप्ता जी, और हमारी शुभकामनाएं इस 2024 के लिए। और जो आपने मुद्दे बताए हैं, जरूर जनता से जुड़े होंगे और जनता आपको उस दृष्टि से देखेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार विनोद जी, आपने समय दिया। आप बहुत पुराने हमारे पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से आप चीजों को बड़ी पैनी दृष्टि से विनोद जी रखते हैं और बड़ी चर्चा जी। करते हैं, कभी भी आपसे मिलते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका अपनी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। 1 मिनट।